नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का जो भूगोल किताब है उसका हम लोग पहला चैप्टर का जो खास खास चीज़ है दिया गया है वो सबको हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में कक्षा 10 के विषय भूगोल के पहला पाठ संशोधन और विकास का जो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें हम छाट कर नोट करेंगे, जिससे परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। आगे वीडियो में अच्छे समझने का प्रयास किया जाएगा। गलती हो जाने पर माफ और समझने में दिक्कत होने पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही हम पे कृपया बनाए रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल का आप अगर प्ले लिस्ट देखें तो बहुत सारे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। तो अब आपको इस प्ले लिस्ट के प्ले लिस्ट देखने के लिए इसका चैनल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन खोलिएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही पूरा चैनल का मतलब चैनल का प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर आराम से देख सकते हैं। जब आप प्ले लिस्ट खोलिएगा तो आपको क्या दिखेगा, इंग्लिश का दिखेगा प्ले लिस्ट, हिंदी का दिखेगा, साइंस का दिखेगा, मैथ का दिखेगा, मतलब बहुत कुछ का दिखेगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ये जो मैथ और इंग्लिश को छुड़ा के देखिएगा तो बहुत जितना भी है सब यही चैनल का रिलेटेड में वीडियो है और यही चैनल का वीडियो है। लेकिन आप मैथ और इंग्लिश में जाएगा तो अदर चैनल का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें बहुत से टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया गया है और जो यहाँ इस चैनल में नहीं बताया गया है उसको भी बताया गया है, ठीक है। और उसमें भी बहुत से व्यूअर देख चुके हैं और अच्छा रिव्यू आया है। आप उसको भी देख के आसानी समझ सकते हैं और क्या बोले, और आप देखिए उनको और अच्छी सारी नॉलेज प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक पार्ट की, मतलब क्लास 10 का भूगोल का एक पार्ट, ठीक है। वो है संसाधन एवं विकास, ठीक है। आप सबको पता ही है और अगर आप 10 क्लास में है तो पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नोट करने वाली बात है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है संसाधन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ऐसा परीक्षा में आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। संसाधन किसे कहते हैं और ये संसाधन का प्रकार वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर जय और अजय होता है, ठीक है। वर्गीकृत किया जाता है उत्पत्ति के आधार पर जय और अजय, और समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, ठीक है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और एक से क्या बोले इसको, आप देख लीजिए, एक चित्र दिया गया है या किताब में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस स्क्रीन को भी मतलब उसको भी आप अच्छे से कहीं पर चिपका सकते हैं, चिपका के रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं जैव अजैव क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैव संसाधन की। तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। मतलब इस सबको नोट कर लीजिए, किताबें में है, मैं किताब से देख के ये कर रहा हूँ, मतलब नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ उतना थोड़ी। और अजैव संसाधन की बात करें तो इसमें नोट कर लीजिएगा, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चट्टान हो गया और धातुएँ, जितना भी धातु है सब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं समाव्यता के आधार पर बात किए थे, उसमें नवीकरण योग्य संसाधन था और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत प्रवाह संसाधन में विभाजित किया गया है। इसको नहीं जानेगा तो भी मतलब अभी जो बोले आप वन्य जीवन उदाहरण के लिए यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अनवीकरणीय योग्य, ठीक है। तो इसमें है इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं, ठीक है। इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं।
इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं व एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग व्यक्तिगत संसाधन की बात करें तो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं या कर चुकाते हैं, कह सकते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग चारागाह घर व तालाब हो गया और कुआं का जल आदि संसाधन के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए, तो आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ तक कुछ उदाहरण है, यहाँ तक नोट कर लेना है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के। तो इसमें है ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की समिलात जैसे चरण हो गया, आचारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, ये सब अकेला का बहुत कम ही होता है, मतलब पूरा गांव का हक होता है जिसमें आप इस सब मैं अलग से समझा दूंगा आपको, लेकिन अभी के लिए हम लोग नोट पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जो नोट करने लायक है, अंडरलाइन करने लायक है। ठीक है, तो और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो जो उपलब्ध है। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तो तकनीक तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। उसके बाद अगला है क्या नोट करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को नियंत्रित करती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक नोट लीजिए। फिर अगला है विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे संभावित संसाधन। इसको नोट करने वाला है, यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकसित नहीं हुआ है, अभी कम ही हुआ है और भी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला नोट करने वाला है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, अब लोग देखते हैं भंडार में पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल है, मतलब भंडार संसाधन में शामिल वो सब हो सकता है। उदाहरण के लिए जल, 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, आप सबको पता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है जो कि भविष्य में संभव हो सकता है, या भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, संचित कोष। ठीक है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को
विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं और जानेंगे आगे। और टेंशन मत लीजिएगा, अभी के लिए जैसा था किताब में मैंने डिटो को डिटो वैसे बता दिया है, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में जब बनाऊंगा इसके लिए ये तो मैं अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, हर जो संसाधन है वो अच्छे से पूरा प्रयास करूँगा। तो अगर आपका अभी और कोई डाउट दिक्कत तकलीफ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे आपके ज़रूरतमंद है वीडियो को लेकर। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं, टेक केयर।